ठीक है, एक नई मशीनरी परचेज हुई है, ठीक है, साल के शुरुआत में, जिसका प्राइस था फॉर 24,000 और जिसपे 100% डेप्रिसिएशन अलाउ था इन द फर्स्ट ईयर फॉर इनकम टैक्स पर्पस। इनकम टैक्स ने क्या बोला कि मैं तेको पूरा 24,000 रुपए का डेप्रिसिएशन पहले ही साल में दे दूंगा। ये कौन बोल रहा है? इनकम टैक्स, राइट। तो यहाँ पे 24,000 पूरा मिल गया। लेकिन अकाउंट्स में क्या बोलता है वो, कि हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करते हैं फॉर द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 4 साल। करेक्ट है, मतलब ईयर 1 में आपको कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? 6,000। सर कैसे निकाला? 24 डिवाइडेड बाय 4, 6,000, मतलब डिफरेंस कितना आया? 18,000, है ना। इनकम टैक्स में आज खर्च ज्यादा मिल गया, मतलब प्रॉफिट इनकम टैक्स का कम होगा, मतलब टैक्स जो भरा वो भी कम होगा, मतलब डीटीएल। आज का टैक्स कम, मतलब फ्यूचर का टैक्स ज्यादा। अपना वजन का ना अपने, तो ये क्या हो गया? डीटीएल। किसी को डाउट? कंफर्म? अनुश्री समझ में आया? पक्का ना? नहीं समझ में आया? ठीक है। और पहला डेप्रिसिएशन का कंफर्म है, रिवर्सल वाला पॉइंट। ठीक है, अभी इसमें ना मेरे को एक आपसे बात करनी है। एक बार देखो सिर्फ, हो सके तो सब लोग देखो कि यहाँ पे मशीनरी 1 अप्रैल को ली है, बराबर है? बराबर है ना? अगर इनको ट्रिक करना है एग्जाम क्वेश्चन में, तो ये क्या बोलेंगे? 30 सितंबर 2021 को मशीनरी ली। कब ली? और इनकम टैक्स में 100% डेप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है, और बुक्स में स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं, बोले 4 साल के लिए। तो आप फर्स्ट ईयर में 6,000 का डेप्रिसिएशन नहीं दे सकते, 6 महीने का देना पड़ेगा, मतलब 3,000 का। तो आपका डिफरेंस का अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया ये कैसा खेल सकते हैं? ठीक है, आगे आगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया? बोले 1,28,000, लेकिन ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्सेस है ना। मतलब 1,28,000 में डेप्रिसिएशन का खर्चा लेस नहीं हुआ है, ठीक है। डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट ड्यूरिंग द, ये परमानेंट डिफरेंस है, ये परमानेंट डिफरेंस है, इसको छोड़ दो। कॉर्पोरेट ट्रस्ट कितना है? 40%। क्या निकालना है? रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, ठीक है। एक्सट्रैक्ट मतलब पूरा राइट फ्रॉम ऊपर से नीचे, ठीक है। ऑल्सो शो द इफेक्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्लियर है? अभी पहले एक बार क्वेश्चन बैंक में आओ, अभी कुछ लिखो मत मैडम, सिर्फ क्वेश्चन बैंक में आओ, आंसर में अपने, ठीक है। दिख रहा आपको आंसर स्क्रीन पे? ठीक है, ये हमने डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस किया रिवर्सल है, ये मैंने बोला क्रिएशन है, प्राइवेट ट्रस्ट मैंने बोला परमानेंट डिफरेंस है, नॉट एप्लीकेबल है। ये टेबल के आपको एग्जाम के अंदर 3 मार्क है, ठीक है। ये आपने हो गया सॉल्व। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? है तो बोलो। नहीं? एक सेकेंड, इसको स्टार मार्क, और ये भी डेफॉल्ट टैक्स 16 18 नंबर स्टार मार्क किया है कि मैंने? नहीं किया। 18 नंबर स्टार मार्क्स डेफॉल्ट टैक्स, उसके बाद में 19 नंबर है क्या? ठीक है, अभी सुनो। हाँ, अब ये देखो, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल देख रहे, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ये बनाने बोला था उसने, एक्सट्रैक्ट। तो सबसे पहले लिख देंगे प्रॉफिट बिफोर, अच्छा पीएनएल बनता है टैक्स के हिसाब से कि अकाउंट की बुक के हिसाब से? अकाउंटिंग बुक के हिसाब से बनेगा ना पीएनएल, तो टैक्स का क्या मतलब है उसमें? टैक्स तो सिर्फ करंट टैक्स निकालने के लिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इधर लेस क्या होगा? डेप्रिसिएशन, ठीक है। वो हमने बोला 56,000, वो कैसे आया? ये अकाउंटिंग वाला। अरे अकाउंटिंग बुक्स में तो अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन लेस होगा ना भाई, है ना। 56,000 प्लस 6,000 क्यों? ये वाला एसएलएम था ना, एसएलएम था ना, 24,000 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये तुम्हारा डेप्रिसिएशन आ गया, ये तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, इसका नाम अपन ने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स लेस होंगे। डेफर्ड टैक्स नील है सर, क्यों नील है? ये देखो यहाँ पे वर्किंग है, 7,200 का हमने रिवर्सल किया था डीटीएल का, और कोइंसिडेंटली हमने 7,200 का क्रिएशन भी किया, तो वो नेट नेट जीरो हो गया, है ना। इसके लिए यहाँ पर डेफर्ड टैक्स लिखा है 0, और ये तुम्हारा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 33,600।
अब इसने एक फिगर निकालना बाकी है, वो है करंट टैक्स। अब करंट टैक्स के लिए तुमको टैक्सेबल प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि टैक्सेबल प्रॉफिट पे टैक्स का परसेंटेज मल्टीप्लाई करके करंट टैक्स आता है। सही बात है अनुश्री, सही है, ठीक है। अभी टैक्सेबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? अपने को प्रॉफिट दिया है 1,28,000। अभी टैक्सेबल प्रॉफिट देखो, 1,28,000 में हमें इसमें डेप्रिसिएशन लेस करा हुआ है क्या? नहीं। तो अपन नॉर्मली क्या करते हैं, अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन ऐड करते और इनकम टैक्स का लेस करते। यहां वो करेंगे क्या? क्योंकि ये फिगर में डेप्रिसिएशन लेस करा हुआ ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस सृष्टि है। तो 1,28,000 में डायरेक्टली इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन अपन लेस कर देंगे। क्या है? 38,000 प्लस 24,000, क्योंकि ये तो पूरा 100% मिल रहा ना। और देखो यहाँ पे लिखा है साफ साफ नहीं का, द अबो डेप्रिसिएशन डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑन द न्यू एडिशन। मतलब ये वाला, ये सेपरेट है और ये ओल्ड है, ये मत समझ लेना इसके अंदर ये इंक्लूडिंग है। तो 38 प्लस 24 62। अब यहां देखो, ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्सेस 128 है, माइनस 62 किया, कितना बच गया? 66। अब डोनेशन का खर्चा आपके प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस में लेस करा हुआ था, क्योंकि अकाउंट्स के हिसाब से तो खर्चा मिलता, तो अकाउंट्स में एंट्री पास हुई होगी, प्राइवेट ट्रस्ट डोनेशन अकाउंट एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। तो 1,28,000 कैलकुलेट करते वक्त वो खर्चा लेस करा हुआ है, उसको क्या करना है? ऐड। उसको ऐड किया और ये आया टैक्सेबल प्रॉफिट, उस पर 40% का टैक्स लगा, 32,400 वो यहाँ पे आया। आंसर कंप्लीट। होमवर्क लिख दो इसको, घर पे करके आना। 17 स्टार मार्क है, 18 स्टार मार्क है, हो गया क्या? अभी मेरे को 19 कराना है, 20 कराना है, उसके अलावा 2 जंबो क्वेश्चन है, मतलब कितने हो गए? 4। उसके अलावा टैक्स हार्वेस्टिंग 5। 4 क्या है? हाँ, तो 20 को लिखो होमवर्क, 4 मैंने करा दिया, मतलब 19 कराना है। अभी पहले इधर आ जाओ, एबीसी वाला। ये देखो, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, शानदार, जानदार, मजेदार। आपका अगर कंसंट्रेशन रहा तो अपन इसको बहुत ही इजीली और जल्दी कर लेंगे। करूं? ठीक है, सुनो। देखो, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में डायरेक्टली आ गया, देखो कभी भी ना, एक सेइंग है, मैं तुमको बताऊं, चीट कोड हैक। जिस भी एग्जाम में जो भी एएस का ऐसे जंबो क्वेश्चन आता है ना आरटीबी में, ये क्वेश्चन आरटीबी में ही आते हैं, एग्जाम में आते नहीं। आपको जब भी कोई जंबो क्वेश्चन दिखेगा वो आरटीबी का ही दिखेगा। ऐसा रिकॉर्ड है, कभी उस एएस का क्वेश्चन दूर दूर तक एग्जाम में भी नहीं आता। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल एएस 19 है, एएस 20 है, कोई भी एएस है, अगर मान लो May 27 के आरटीबी में उसका जंबो क्वेश्चन आ गया जो तुमको डरा रहा है, ठीक है, तो ऐसा मान के चलो कि वो एएस एग्जाम में आने वाला नहीं। ये हैक है, ये पिछले 10 साल की प्रथा है, ट्रेडिशन है। ऐसा क्यों होता? पहले मेरे को नहीं पता था ऐसा क्यों होता, लेकिन अब मेरे को पता है ऐसा क्यों होता, क्योंकि मैं खुद पेपर सेट करता, ठीक है। तो अगर कोई जंबो क्वेश्चन आ गया तो चांसेस बहुत हाई रहती कि वो एएस ही नहीं आने वाला। मैं सिर्फ एक चीट कोड दे रहा आपको, ठीक है, आप तो करना। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर डायरेक्टली आता था तो इवन रैंकर वुड हैव नॉट एबल टू सॉल्व इन द फर्स्ट को, ठीक है, बिकॉज एक क्वेश्चन में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, लेकिन एक इंटरप्रिटेशन है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं अभी आपको पहले ये करवा देता हूँ अच्छे से। चलो, सब लोगों का ध्यान है क्या? मेरे को सिर्फ 5-10 मिनट कॉन्सेंट्रेशन से चाहिए। देखो आज बहुत काम है, 8 बज गया अभी ऑलरेडी, ठीक है, और अभी सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े थोड़े अलग रहेंगे। 5 ही क्वेश्चन करने अपने को बस। अब एबीसी कंपनी लिमिटेड had an investment in venture capital amounting 10 crores। अब जैसा मैंने बोला कि अगर एग्जाम में आया तो कोई सॉल्व, क्योंकि किसी को वेंचर कैपिटल ही नहीं मालूम, इंटर में नहीं है ना वो चीज। देखो वेंचर कैपिटल क्या होता है कि आप एक वेंचर कैपिटल को पैसा देते हो, काइंड ऑफ अ म्यूचुअल फंड, और वो आपका पैसा अलग अलग कंपनी में लगाते हैं। समझा? क्लियर है ना? सी फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या नाम है इसका, शादी डॉट कॉम का नाम क्या है, अनुपम मित्तल। अनुपम मित्तल भी वेंचर कैपिटल है, ठीक है। मैंने उसको पैसा दे दिया, मैंने उसको 10 लाख, बारिश आ रही के बाहर, मैंने उसको 10 लाख रुपए दे दिया,
ठीक है। अब अनुपम क्या कर रहा है, मेरे बदले वो 10 लाख को शार्क टैंक इंडिया पे बैठ के अलग अलग कंपनी में लगाया। ठीक है, अज्यूम समझ गया ये बात। तो ऐसा अज्यूम करो कि शार्क टैंक पे जो पैसा वो लगा रहा वो उसके फादर का नहीं है, उसमें हम जैसे लोगों का पैसा है। ठीक है, एक्चुअली है, वो खुद का पैसा लेके नहीं बैठता, खुद का पैसा कम रहता उसमें। ठीक है, अब अडानी अंबानी का टाइम थोड़ी है वहां बैठ के वो सब जज करे, तो उन्होंने अनुपम को पैसा दे दिया। तो अनुपम कौन है, वेंचर कैपिटल कौन है। अब अडानी अंबानी को सिर्फ अनुपम से मतलब है, तू कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे हमारा लेना, हमको हमारा पैसा चाहिए। राइट, देखो कितना इन्वेस्ट किया, 10 करोड़। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन वेंचर कैपिटल और 10 करोड़। वेंचर कैपिटल इन टर्न, वेंचर कैपिटल इन टर्न had invested in the below portfolio companies new startups on behalf of ABC Limited। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एबीसी लिमिटेड के बिहाफ पे अनुपम ने ये स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया। शार्क टैंक का सेट याद आ रहा क्या, ठीक है, उसमें उसने ऑस्कर को दिया होगा, जी से दिया होगा, स्टार को दिया होगा, सोनी को दिया होगा। राइट, टोटल 10 करोड़ लग गए। कोई डाउट, यहां तक तो क्वेश्चन सिंपल है। अब देखो, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920, ऊपर तक फाइनेंशियल ईयर का कोई जिक्र भी नहीं करा उसने। ठीक है, मतलब ये चालू साल है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920, वेंचर कैपिटल हैड सोल्ड देयर इन्वेस्टमेंट इन स्टार लिमिटेड। मतलब अनुपम ने क्या किया, स्टार लिमिटेड में जो उसने पैसा डाला होगा वो इन्वेस्टमेंट उसने बेच दिया। सर किसको बेचा, अरे क्या करना है, किसी को भी बेचा हो, उसने बेच दिया। ठीक है, एंड रियलाइज्ड एन अमाउंट ऑफ 8 करोड़ ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ स्टार लिमिटेड। कितना अमाउंट रियलाइज किया उसने, 8 करोड़। कितने, कितना अमाउंट डाला था स्टार में, मतलब कितना प्रॉफिट कमाया। क्लियर है, समझ में आई बात। पहले क्वेश्चन नंबर 9 लिखो बुक्स में, उसमें लिखो स्टार्टिंग में, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने ना बेचा स्टार लिमिटेड, बेचने से 8 करोड़ का कैश आया होगा। उसने क्या किया, ये पूरा की पूरा 8 करोड़, किसने, अनुपम मित्तल ने पूरा की पूरा 8 करोड़ एबीसी को दे दिया। ठीक है, एंटायर प्रोसीड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड बाय वेंचर कैपिटल टू एबीसी लिमिटेड। ठीक है, अभी अकाउंट मैनेजर को, द अकाउंट मैनेजर हैज रिसीव्ड फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेंचर कैपिटल ऑन 31 मार्च 20। साल खत्म हो गया, अब वेंचर कैपिटल ने उसको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। किसको, एबीसी के अकाउंट मैनेजर को, एबीसी के अकाउंट मैनेजर। ठीक है, ओके। पहला, 8 करोड़ हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैरिंग अमाउंट
ऑफ इन्वेस्टमेंट एज एट द ईयर एंड इज 2 करोड़। मतलब वो क्या बोलता है कि 10 करोड़ आपका ये था, इसमें से हमने 8 करोड़ डिडक्ट कर लिया और आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बचा 2 करोड़। कितना बचा? ये अटपटा लग रहा ना, क्योंकि ये 8 करोड़ तो पूरा स्टार का था, ठीक है। तो उसने ये इंफॉर्मेशन दी, पढ़ लेते एक बार, समझ लेते चीजों को। कंपनी को पे करना होता है 20% कैपिटल गेन टैक्स ऑन नेट सेल कंसिडरेशन ऑफ 4 करोड़। बराबर बात है ये तो। जो 4 करोड़ का प्रॉफिट स्टार के शेयर्स पे हुआ है उस पर कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सुनो, ड्यू टू कोविड-19, ठीक है, ये सब है, ठीक है, ओके। अभी 3 वाला पॉइंट बाद में पढ़ा था, 3 वाला पॉइंट बाद में पढ़ा। अब मेरी बात सुनो, पहला वाला पॉइंट अटपटा क्यों नहीं है? अटपटा लगा ना लेकिन इनिशियल में। अब सुनो क्या होता है, जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, तूने अनुपम मित्र को कितने रुपए दी थी? 10 करोड़, ठीक है। उसने तो कितना दिया? 8 करोड़। जब आप किसी म्यूचुअल फंड को पैसा देते हो, ठीक है, तो आपको कोई मतलब नहीं रहता कि वो इंडिविजुअल कंपनीज में क्या कर रहा है। आपको मतलब रहता है आपके टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने? टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि आपको जो टैक्स लगा, ठीक है, आपको जो टैक्स लगा वो कितना लगा? एक बार ये देखना बोर्ड पे, 0.8। एवरीबडी एग्रीइंग विद दिस? आपको टैक्स कितना लगा? 0.8। क्या आपका, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, AS22, उसमें कंपेरिजन करना पड़ता। ये तो अपना टी आ गया, ये अपना टी आ गया। अकाउंट्स में कोई प्रॉफिट आया क्या? नहीं। अकाउंट्स में आप प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, आपने स्टार लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो आपको अकाउंट्स में कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं। देखो, आपने किस में इन्वेस्ट किया, मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, फिर लिखता हूँ टी, फिर लिखता हूँ डी, ठीक है। आपने किस में इन्वेस्ट किया? आपने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड। किस में इन्वेस्ट किया? आपको वेंचर कैपिटल ने साल खत्म होने तक 8 करोड़ रुपए दिए, है ना। मतलब उसने और कुछ बेचा क्या? नहीं। तो आपको म्यूचुअल फंड में कोई अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं हुआ आपको। म्यूचुअल अभी भी अकाउंट्स में क्या दिख रहा कि मैंने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था और अभी तक मेरे को 8 ही करोड़ मिले, ठीक है। अकाउंट्स में इसकी अकाउंटिंग ऐसी होती। जब एबीसी लिमिटेड ने 10 करोड़ दिया होगा तो अकाउंट एंट्री क्या पास, टू बैंक 10 करोड़, ठीक है, बाय वेंचर कैपिटल फंड 10 करोड़। क्या आपने ये लिखा था क्या, बाय स्टार लिमिटेड, बाय जी लिमिटेड, बाय लिखा था क्या? वो अनुपम किस में भी इन्वेस्ट करें, समझा ना। तो आपने क्या लिखा था, बाय बाय वेंचर कैपिटल फंड 10 सीआर टू बैंक 10 सीआर, बाय बैंक 8 सीआर टू वेंचर कैपिटल फंड 8 सीआर। कोई प्रॉफिट की एंट्री आई क्या इसमें? लेकिन यहाँ पे आई है टैक्स में, कितनी आई है? 0.8, 0.8। अब डिफरेंस कितना आ गया? 0.8, ठीक है। अब वही बात कि आपको यहाँ खर्चा मिल गया, यहाँ पे सॉरी आपकी इनकम आ गई, आपने टैक्स ज्यादा भरा। 0.8 इज योर इनकम, राइट? इट इज योर कैपिटल गेन टैक्स, इट इज योर कैपिटल गेन टैक्स। 0.8 इज योर कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। तो 0.8 इज एज गुड एज योर, एक बार मेरे को बताना, वो 4 था ना, 4 करोड़, सॉरी इसको ना ऐसे नहीं लिखना, मैंने गलती से लिख दिया, ये 4 सीआर है, अब समझा, ठीक है। और ये इनकम है, क्या है? इनकम है। एक्सपेंस है क्या? तो हम भजन कैसे गाएंगे कि टैक्स में इनकम ज्यादा है मतलब टैक्स भी ज्यादा है, आज का टैक्स ज्यादा मतलब फ्यूचर का टैक्स कम, मतलब DTA। यहां तक कंफर्टेबल है? सब लोग कंफर्टेबल है, ठीक है। और DTA का अमाउंट भी हमको मालूम है 0.8 एट द रेट 20%। समझा के यहां तक? कड़क समझा एकदम, सभी जनों को एकदम बढ़िया, ठीक है। सर ये आपका टैक्स में आपको भरना पड़ेगा क्योंकि टैक्स में तो सर कैपिटल लगता है और उसकी इंफॉर्मेशन वेंचर कैपिटल ने दी आपको। लेकिन सर अकाउंट्स में कुछ भी नहीं हुआ, अकाउंट्स में कुछ भी नहीं हुआ और ये टाइमिंग डिफरेंस है, फ्यूचर में जाकर रिवर्स होने वाला है, राइट। इतना ही क्वेश्चन है। यहां तक बताओ, किसी को नहीं समझा होगा तो फिर समझा, क्या नहीं समझा? हाँ बोलना।
टाइमिंग डिफरेंस ऐसे हुआ क्योंकि आज तेरे को ये इनकम है यहाँ पे, अब फ्यूचर में क्या होगा, जो तेरी अकाउंट्स की बुक्स है उसमें जो बचे हुए 3 लोग हैं वो भी कभी ना कभी सेल होंगे, ठीक है। अभी जब ये आंसर खत्म होगा ना तो सबसे हैप्पी इंसान तू होगी, और दादा कैसे, देखो मालूम पड़ेगा, ठीक है। वो क्या बोल रही है उसका क्वेश्चन सुनो, और अच्छा क्वेश्चन है। वो बोल रही है सर ये टाइमिंग डिफरेंस कैसे हुआ, ठीक है। टाइमिंग डिफरेंस सिंपल है कि आज आपके पास में 4 इन्वेस्टमेंट्स थी, अनुपम ने आपके बदले 4 इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें से कितनी बेचा, एक ही बेचा ना, 3 बेचना बाकी है ना। आपको अभी तक अकाउंट से प्रॉफिट आया क्या, ये 3 बेचेंगे तो अकाउंटिंग प्रॉफिट भी आएगा ना, तो ये रिवर्स होगा। आज अकाउंटिंग प्रॉफिट 0 है, फ्यूचर में तो आएगा ना अनुश्री, क्योंकि 3 बची है ना, और सिर्फ 2 करोड़ का बचा आपका कैरिंग अमाउंट इन्वेस्टमेंट का, 10 था, 8 8 अपन ने हटा दिए, कितना बचा, 3 कंपनी अभी भी सेल करना बाकी है, और कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना बचा है, केवल 2 करोड़, 10 - 8 2 करोड़, वो अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया ना। अब जब मान लो अगले साल अनुपम ने तीनों बेच दिए, कितने में, 10 करोड़ में बेच दिए, ठीक है, तेरे पास कैरिंग अमाउंट कितना है, 2 करोड़ है, तो 8 करोड़ का तेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट हो गया। और टाइमिंग डिफरेंस कब आता कि आज अकाउंट्स में प्रॉफिट या एक्सपेंस नहीं है, कल आएगा, है ना। और उसी के लिए इसका पैदाइश हुआ है, डीटीए की पैदाइश क्यों हुई है, इसी के लिए हुई है ना, कि फ्यूचर में जाके टैक्स को कम करने वाला है, समझा। किसी को डाउट है ये क्वेश्चन में, साई श्यामा समझ में आया, आस्था का डाउट समझ में आया तेरे को। हाँ, उसका बोलना ये टाइमिंग डिफरेंस कैसे हुआ, तो हमने बोला कि अकाउंटिंग प्रॉफिट आज नहीं है कल आ जाएगा, है ना। समझा क्या अदिति, पक्का, क्या नहीं समझा बताओ, समझ गया, ठीक है। तो एक वापस से लास्ट रिवीजन करा रहा हूं इसकी, ठीक है। आज आपको वेंचर कैपिटल ने 8 करोड़ रुपए का प्रोसीड ट्रांसफर कर दिया, और बोला कि आप अपने बुक्स में कैरिंग अमाउंट कर दो 2, ठीक है। अभी भी 3 शेयर्स अनुपम ने नहीं बेचे हैं, जब वो बेचेगा उसका भी प्रोसीड ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तब तेरे पास में अकाउंटिंग में कैरिंग अमाउंट कितना बचा, सिर्फ 2। अगले साल मान लो 10 करोड़ का उसने प्रोसीड्स तेरे को भेज दिया, ठीक है, 10 में अगर लेस करूंगा तो 8 करोड़ का तेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा, समझा। डीटीए अपन इसलिए क्रिएट करते हैं कि फ्यूचर में वो टैक्स को कम करे, बराबर है ना। और ये अपना टैक्सेबल के आपसे तो अपने को कैपिटल गेन भरना ही पड़ेगा, हम थोड़ी इनकम टैक्स को बोलेंगे अरे मैंने थोड़ी अनुपम ने, अरे अल्टीमेटली पैसा तेरा ही है वो। यस, क्लियर है क्या सृष्टि, पक्का, दिव्या, क्लियर है। अब सुनो, इसमें जैक क्या है, हम डीटीए कब रिकॉर्ड करते हैं, देयर शुड बी वर्चुअल सर्टेनिटी, ये है ना डीटीए का पहला रूप, वर्चुअल सर्टेनिटी होना चाहिए। अभी सभी लोग अपने मन में थर्ड वाला पॉइंट पढ़ो, थर्ड वाला पॉइंट पढ़ो, पढ़ लिया क्या थर्ड वाला पॉइंट। अच्छा, क्या सृष्टि थर्ड वाले पॉइंट से क्या समझ में आ रहा है, हाँ हाँ हाँ, मतलब ये लाइन से तुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है अदिति, क्या इंडिकेशन मिल रहा है ये लाइन से, सॉरी, नीडर होके बोल, कोई दिक्कत नहीं, गलत ही बोलेगी ना, सही बोल रही थी, बोलना। हाँ, डीटीए हम क्रिएट नहीं 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 नहीं, सुनो मैं समझाता हूँ, ठीक है मैं समझाता हूँ, ठीक है। अभी तक हमारी कहानी क्लियर थी कि हमको टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट आया, उस पर टैक्स कैलकुलेट हुआ, उतना डीटीए क्रिएट करना है, क्योंकि आज मैंने टैक्स ज्यादा भरना है, तो मैं डीटीए क्रिएट करने ही वाला था, डीटीए क्रिएट करने ही वाला था, तो एएस 22 गेट पे खड़ा था,
AS22 क्या बोले, तेरे को याद है कि नहीं है? मैंने बोला था वर्चुअल सर्टेनिटी होना चाहिए कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे जिसके अगेंस्ट ये DTA सेटल होगा, नहीं तो तू उसकी जिंदगी खराब कर रहा है। उसको बैलेंस पे जाकर बैठा देगा और वो कभी रिवर्स ही नहीं हो पाएगा, अपने पेरेंट्स से कभी मिल ही नहीं पाएगा वापस लाइफ में। समझ में आई बात? ठीक है। ये जो पॉइंट नंबर 3 है उसमें वो बोल रहा है कि कोविड आ गया, बचे भी तीनों कंपनी कुछ परफॉर्म कर रही नहीं, इसका मतलब उनमें कोई प्रॉफिट होने की आशा नहीं है। तो वो आस्था वाला डाउट कि सर फ्यूचर में इसका प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो तीनों कंपनी जो बची है बिकॉज ऑफ कोविड वो ड्रास्टिकली खराब परफॉर्म कर रही है। तो ये जो सेंटेंस है ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि वर्चुअल सर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स खतरे में है, हेंस डीटीए रिकॉर्ड मत करो। समझ में आया? दिस इज वन ऑफ अ क्वेश्चन ऑन दैट थियरी वाला पॉइंट कि डीटीए शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन देयर इज वर्चुअल सर्टेनिटी। ये उन्होंने जनवरी के एग्जाम में डाला, जनवरी की आरटीपी में डाला है। तो ये 3 नंबर पॉइंट अपने दिमाग में 10 बार बैठा लो कि एग्जाम में अगर छोटू क्वेश्चन भी आया और उसमें ऐसा कुछ इंडिकेशन लिखा है, दैट मींस डीटीए रिकॉर्ड मत करना। सर कौन सा डीटीए? जो 4 करोड़ का अपन ने प्रॉफिट कमाया उस पर डीटीए निकला, वो डीटीए। तू जो लॉस का बोल रही है वो लॉस होने तो दे पहले, ठीक है? प्रेम क्या डाउट है बता? समझा पक्का? समर्थ समझा क्या? ये समझ में आया इंडिकेशन? ये एक लौता क्वेश्चन है जिसमें वर्चुअल सर्टेनिटी का इंडिकेशन। अच्छा मेरे को बता सृष्टि, चल दिव्या तू बता कि अगर मान लो डीटीए नहीं होता, डीटीएल होता, तो अपन क्या करते? तो भी अपन नहीं करते ना रिकॉर्ड। अगर डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं होता, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होता, करना पड़ेगा। डेफर्ड टैक्स अरे लाइबिलिटी प्रूडेंस नेगेटिव, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में तो कोई सर पैर ही नहीं है। वो बोलते हैं लाइबिलिटी है तो पहले रिकॉर्ड कर। आप वर्चुअल सर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट बोलो, एक और बार, एक और बार। आप वर्चुअल सर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट सिर्फ डेफर्ड टैक्स एसेट के लिए देखते हो, क्योंकि इन योर अकाउंटिंग जर्नी फ्रॉम सीए फाउंडेशन टू सीए फाइनल या मरने तक आपको ये चीज हर बार याद दिलाई जाएगी कि इनकम रिकॉर्ड करने में जल्दबाजी मत कर, एसेट रिकॉर्ड करने में जल्दबाजी मत कर, क्योंकि तू उतावलेपन में कर रहा है, उस बेसिस पे तेरा शेयर का भाव बढ़ रहा है। जिस दिन लोगों को ये बबल फूट जाएगा, लोगों के घर बार बिक के 25-30 सुसाइड हो जाएंगे। तो एसेट और इनकम को केयरफुली रिकॉर्ड कर और खर्चे और लायबिलिटी को ताकत से रिकॉर्ड कर। समझ में आई बात? क्लियर है? साई साहब डीटीएल रिकॉर्ड करने के टाइम पे वर्चुअल सर्टेनिटी देखेंगे क्या अपन? ध्यान नहीं था इसलिए तुम्हारा नाम लिया। मैं पागल हूं के 5 मिनट चिल्ला रहा, तुम क्या लिख रहे हो? फिर अपने को आता नहीं बाद में फिर। अदिति डीटीएल रिकॉर्ड करते वक्त वर्चुअल सर्टिफिकेट देखेंगे क्या अपन? क्यों नहीं देखेंगे? प्रूडेंस, प्रूडेंस बोलता है कि लाइबिलिटी या एक्सपेंस रिकॉर्ड करने में कोई वर्चुअल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, रिकॉर्ड कर दो। लेकिन अगर आप एसेट या प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहे हो, देयर शुड बी वर्चुअल सर्टिफिकेट। तो अगर आप डीटीए रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप वर्चुअल सर्टिफिकेट देखोगे कि फ्यूचर का प्रॉफिट होगा क्या। लेकिन डीटीएल रिकॉर्ड कर रहे हो तो कोई वर्चुअल सर्टिफिकेट देखना नहीं होता। समझ में आई बात? मैं पहले ही बोल रहा हूं, मेरा मेरा ये एंगर जायज है ना? मैं पागल के हिसाब बोल रहा हूँ, फिर अपने को ये पॉइंट क्वेश्चन में नहीं आता। ये पॉइंट तुम लर्न कर सकते क्या? ये तुम जितना कॉन्सेंट्रेशन से क्लास में ग्रेस्प कर लोगे उतना तुमको लंबा याद रहेगा। ये आंसर पढ़ो एक बार पूरा अपनी बुक से। टेबल के नीचे ही नोट पढ़ो।
ये जो है ये अपना टेबुलर वर्किंग है, ये जो अपन बनाते हैं ना, अपन हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, इन्होंने वर्टिकल बना, ये वो उसका कैलकुलेशन, डीटीए का कैलकुलेशन, और ये वो नहीं रिकॉर्ड करने का नोट। समझ में आया? जगह छोड़ देना, ये क्वेश्चन घर पे कर लेना वापस से, ताकि आपका एक और बार रिवीजन हो जाए, और मेरे को फिर आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मैं आपको ऑडियो नोट के जरिए वो क्लियर कर दूंगा, अगर किसी को डाउट है तो। बोलो, तो नेहाल कुछ पूछना है? हाँ, क्या? नहीं, डेफर्ड टैक्स एसेट है ना, ये करंट टैक्स लाइबिलिटी बोल रहा, सिर्फ सिर्फ कर, ये तो करंट टैक्स तो रहेगा ही ना, वो तो भरना ही पड़ेगा ना। थेरी पढ़ा के नीचे का निहाल पूछ रहा है कि सर करंट टैक्स आप लोगों ने पढ़ा था, आपको समझ में आया होगा, नहीं आया था मैं बताता हूँ। ये पॉइंट एट तो करंट टैक्स है ही ना, ये तो देखो सरकार को भरना ही पड़ेगा ना आज की आज, तो ये तो रिकॉर्ड करेगा, लेकिन जो डीटीए है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, कोइंसिडेंटली दोनों का अमाउंट सेम है, इसलिए आपको कंफ्यूजन है। ठीक है, क्लियर है क्या? इस क्वेश्चन में दो चीजें थी, पॉइंट एट का करंट टैक्स था और पॉइंट एट का ही डीटीए था, क्योंकि 4 करोड़ दोनों से अमाउंट सेम थे। डीटीए हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे क्योंकि वर्चुअल सर्टिफिकेट ऑफ प्रॉफिट्स नहीं दिख रही है, करंट टैक्स रिकॉर्ड करना नहीं करना आपके ऊपर है ही नहीं, तो आपको डालना ही पड़ेगा। एम आई क्लियर टू यू? परफेक्टली क्लियर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम आ जाते हैं लास्ट बट वन क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19। अमर लिमिटेड ने परचेज किया है एक बिल्डिंग, बिल्डिंग का कॉस्ट कितना है? 1 अप्रैल को किया है, उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 साल। और एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 0। दिमाग में फटाफट बन जाता है डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन एज पर अकाउंटिंग, है ना? मतलब 5 लाख हो गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज अलाउड 50% इन फर्स्ट ईयर एंड रेस्ट, एक मिनट, एंड रेस्ट बैलेंस इन सेकेंड ईयर फॉर टैक्स पर्पसेस। मतलब टैक्स में वो क्या बोलता है कि मैं 10 लाख अभी दूंगा, 10 लाख नेक्स्ट ईयर दूंगा। ठीक है, तो मैं अगर बनाऊंगा इसकी वर्किंग, सिर्फ बोर्ड पे देखो एक बार, ठीक है? गलत गलत सही सही कोई इशू नहीं, अपन मैच कर लेंगे। पहले साल में टैक्स का अमाउंट कितना रहेगा दीदी, इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना रहेगा दीदी? 5 लाख। और टैक्स के हिसाब से कितना रहेगा दिव्या डेप्रिसिएशन? हाँ, टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना है? 10 लाख। डिफरेंस कितना हुआ? 5 लाख। बराबर है। एक बार सिर्फ मैं बना रहा अपने लिए, अगले साल भी 5 लाख, है ना? अगले साल भी 5 लाख, अगले साल भी 5 लाख, बराबर है। और नेक्स्ट ईयर 10 लाख, क्योंकि 2 ही साल में टैक्स में आने वाला था। 10 लाख पहले साल में आ गया, 10 लाख दूसरे साल में आ गया, डिफरेंस कितना हुआ? 5 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे ये डैश डैश है, करेक्ट है, तो यहाँ पे अब वापस से डिफरेंस आ गया 5 लाख 5 लाख। अच्छा, पहले साल में डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स वाज मोर, दैट मींस डीटीएल, डीटीएल, क्योंकि टैक्स का खर्च ज्यादा तो टैक्सेबल प्रॉफिट कम, तो टैक्स लगने वाला भी कम। आज खर्चा कम भरा तो फ्यूचर में ज्यादा भरना पड़ेगा, मतलब डीटीएल। तो यहाँ पे डीटीएल क्रिएट हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे भी डीटीएल क्रिएट हुआ होगा, है ना? यहाँ पे अब रिवर्सल ऑफ डीटीएल आएगा क्योंकि उसका पास्ट है, यहाँ पे भी रिवर्सल ऑफ डीटीएल आएगा, उसका पास्ट है। अमाउंट कितना था पहले? 1.5 का डीटीएल था, बराबर है। यहाँ पे भी 1.5 का डीटीएल था, ठीक है। यहाँ पे 1.5 का रिवर्सल था, 1.5 का रिवर्सल। वापस से प्रैक्टिस कराते रिवर्सल की, ठीक है? समझ में आया कैसे वर्क करता है रिवर्सल? अभी आई होप किसी को रिवर्सल में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना? आपको देखना है पास्ट है क्या, और वो अपने को समझ में आ जाता है। जैसे ही अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन बढ़ जाता और टैक्स का कम हो जाता, दैट मीन्स रिवर्सल के इंडिकेशंस आ गए, ठीक है। देखो एक चीज बताओ, अपने नोट्स में अपन ने लिखा था क्या? ये नहीं लिखाना है अपन ने कि अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन ज्यादा है और टैक्स का कम है तो रिवर्सल रहेगा। ये 3-4 है क्या ना, निकम में लिखा दूंगा अभी, ठीक है। अब सुनो, ये तो अपन ने यहीं तक पढ़ा अभी क्वेश्चन,
ठीक है। अंबर लिमिटेड का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस गौरव, हाँ प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन कटा नहीं है। तो क्या करेंगे अपन, पता है क्या, अपन ये ऐसा बनाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन देखो अभी और खुद का दिमाग चलाओ, ठीक है। ये अपन ऐसा टेबल बनाएंगे हर साल का, बन जाएगा अथर्व, ठीक है, बना लो, चलो जानिए। क्वेश्चन नंबर 19 लिखो, टेबल बनाओ, पर्टिकुलर्स लिखो और चारों साल लिख दो। मेरे को तो समझ नहीं आता, देखो देखो, 3 घंटा 45 मिनट में ये एएस कैसे हो सकता है, तू बता। इतने सारे क्वेश्चन है ना, अब ये 4 जंबो क्वेश्चन को 1.5 घंटा लगता, सिर्फ 4 जंबो क्वेश्चन जो अपन ने किए हो। लिखा ना, अभी सबसे पहले पीबीडीटीए लिख दो, पीबीडीटीए, पीबीडीटी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, लिख दिया ना वो, क्वेश्चन में दिया हुआ है 18, 22, 25, 30। अच्छा अपन जब भी सुनो, अपन जब भी प्रॉफिट एंड लॉस निकालते एज पर अकाउंटिंग बुक्स निकालते ना, है ना, अपन सिर्फ करंट टैक्स निकालने के लिए कभी कभी टैक्सेबल इनकम निकालते हैं, लेकिन बाकी अपने को मतलब है क्या उससे, तो यहाँ पे लेस करो डेप्रिसिएशन 5-5 सब में। आपको कहीं भी डाउट रहा तो आपको पूछना है, आगे मत बढ़ना प्लीज। उसके बाद में लिखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बैलेंसिंग फिगर, 18 में से 5 गया 13 बचा, 22 में से 5 गया 17 बचा। अब उसके बाद में करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स की बारी आती है, बराबर है, ठीक है। डेफर्ड टैक्स तो अपन लिख सकते हैं, हमने कैलकुलेट कर लिया वो तो ऊपर, ठीक है। तो देखो ऐसा ही बनाओ, लेस टैक्स एक्सपेंस, ठीक है, उसमें ए लिखो करंट टैक्स और बी लिखो डेफर्ड टैक्स, सिर्फ पर्टिकुलर लिखो भी, लेस टैक्स एक्सपेंस, ए लिखो करंट टैक्स, बी लिखो डेफर्ड टैक्स। अभी डेफर्ड टैक्स की फिगर्स भर दो, 1.5 लाख 1.5 लाख, 1.5 लाख नेगेटिव, 1.5 लाख नेगेटिव। अच्छा ये तो अभी आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि सर अगर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है तो मेरा टैक्स एक्सपेंस बढ़ाएगी, लाइबिलिटी मेरी दुश्मन होती है, और डेफर्ड टैक्स एसेट है तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी घटाएगी, टैक्स एक्सपेंस घटाएगी क्योंकि वो मेरी फ्रेंड होती है, तो ये तो लाइबिलिटी है, तो बढ़ाने वाली है, ठीक है। उसके बाद में आप डाल दो अगला कॉलम टैक्स एक्सपेंस, सिर्फ नॉमेनक्लेचर, टैक्स एक्सपेंस, और लास्ट कॉलम याशी पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें क्या निकालना बाकी है सर, करंट टैक्स, दैट्स इट, ठीक है। करंट टैक्स के लिए मेरे को इनकम टैक्स का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। अभी एक बार इतना लिखने के बाद बोर्ड पर सब लोग बोर्ड पे देखो, एक की भी नजर नीचे मत रहने दो, 1 मिनट लगेगा, बोलूं मैं, ये पूरा फॉर्मेट मैंने लिखवा दिया, ठीक है। अब सिर्फ एक चीज बची सर, टैक्सेबल प्रॉफिट, उस पर निकलने वाला टैक्स, करेक्ट है ना, ठीक है। ये लोग इतने अच्छे हैं, ये लोग आपको प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स देते हैं कि तेरे को ऐड करने का काम नहीं है, ठीक है। अब तेरे को इसमें से सिर्फ टैक्स का डेप्रिसिएशन लेस करना है, तो अनुश्री 18 लाख दिया हुआ है, उसमें से 10 लाख लेस कर देता हूँ, क्योंकि टैक्स में मेरे को पहले साल 10 मिल रहा है, दूसरे साल 10 मिल रहा है, तो 18 में से 10 गए, 8 बचे, 8 पे मैं टैक्स निकाल देता हूँ, कितना परसेंटेज है, कुछ भी लिखो मत, सिर्फ कैलकुलेटर पे तुम करना है करो, ठीक है। कितना हो गया, 240 का मेरा करंट टैक्स आ गया। सिमिलरली 22 में से 10 लाख गए, तो समझ में आया कितना, 22 में से 10 गए, कितने बचे, ये तेरा टैक्सेबल प्रॉफिट हो गया, 12 पे कितना, 3,60,000, वो 3,60,000, समझा, है ना। अब यहाँ पे तेरा जो करंट टैक्स है वो मेरे ख्याल से स्ट्रेट अवे आएगा, क्योंकि अब डेप्रिसिएशन खत्म हो गया, है ना। तो 25 लाख का 30% कितना है, और 30 लाख का 30% 9 लाख, और उसमें देख ये रिवर्सल हो गया,
तो तेरा नेट कम हो गया, समझा। और मैंने बोला था एक एक देखो, मैं एक अभी जो चीज बोल रहा हूँ ना, समझी तो रखना, नहीं तो छोड़ देना। मैंने बोला था दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, ठीक है। रिवर्सल ऑफ डीटीएल अगर है, रिवर्सल ऑफ डीटीएल अगर है, इट इज एज गुड एज डीटीए। और डीटीए क्या क्या करता, करंट टैक्स को कम करता, देखो कम की। समझ में आया, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर देना घर पे, मैं आगे बढ़ू, सृष्टि आगे बढ़ू, घर पे कर दो, ठीक है। चलो अभी क्या बचा अपना इसी का, जंबो बचा एक, 10 भी बचा ना। हाँ वो तो टैक्स हार्वेस्टिंग का मैं कराता हूँ। नहीं एक और बचा है क्वेश्चन अभी, हाँ ऑस्कर के नीचे वाला, 10 पे आ जाओ, पहले पहले 10 पे आ जाओ, चलो। एक बचा है टैक्स हार्वेस्टिंग का, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ प्लीज सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 10 आ गए। चलो, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड करके एक कंपनी है, ये क्या करती है, अपने अकाउंट्स बनाती है एनुअली ऑन 31 मार्च। अच्छा, मी का अकाउंट्स बनाना मतलब ये कौन सा है, पीएन कंपनी एक्ट वाला है कि टैक्सेशन वाला है? ऑब्वियसली सर, टैक्सेबल का मैं क्यों बनाऊंगी, मेरे को तो करंट टैक्स चाहिए तभी बनाऊंगी, सिर्फ कभी लगा तो, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 को क्या हुआ, इट परचेज द मशीन जिसका कॉस्ट था 1.5 लाख रुपए। कितना था, 1.5 लाख रुपए। द मशीन हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years एंड एन एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 0। वही दिमाग में कैलकुलेशन बन गया। Although it is eligible for 100% first year depreciation allowance for tax purposes, the straight line method is considered for accounting purposes। मतलब सर 1.5 लाख की कॉस्ट है, 3 साल की लाइफ है, अब दिमाग उतना बढ़ जाना चाहिए आपका, हाँ। मतलब सर 50,000 50,000 50,000 ये हो गया अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, और सर टैक्स में पहले ही साल पूरा 1.5 लाख मिल जाएगा। मतलब सर पहले साल हमारा पीरियड होगा डीटीएल, और 2 साल में रिवर्सल ऑफ डीटीएल होगा, और वो नेट इंपैक्ट 0 आ जाएगा। दिमाग में बन जाएगा टेबल, बेहतरीन, ठीक है। तो यहां तक तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड का हैज प्रॉफिट बिफोर, फिर वही बात, कितने प्यारे लोग हैं, इन्होंने अपने को प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस दे दिए। बोलता है इसमें डेप्रिसिएशन लेस नहीं हुआ, मतलब कितना दिया वो, 2 लाख ईच ईयर। मतलब यशवी पहले साल भी 2 लाख, दूसरे साल भी 2 लाख, तीसरे साल भी 2 लाख, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। एंड कॉर्पोरेट टैक्स भी दे दिया 40% ईच ईयर, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन आपको अभी तक दी। ये पहला पैराग्राफ में किसी को प्रॉब्लम है क्या, है, ठीक, आगे बढ़ू। द परचेज ऑफ मशीन एट कॉस्ट ऑफ 1.5 लाख इन 2022 गिव्स राइज टू अ टैक्स सेविंग ऑफ 60,000। ये लाइन कुछ भी काम की नहीं है, इसको आप पढ़ो मत, ये बेवकूफ लोग हैं ये लोग, इसको काट दो, ठीक है। उसके बाद में द कॉर्पोरेट टैक्स रेट हैज बीन अज्यूम टू बी सेम इन ईच ऑफ 3 years। बोलने का काम था क्या अथर्व, नहीं भी बोलता तो 40% लेता, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, डेफर्ड टैक्स एंड नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। ये क्वेश्चन जम्बो इसके लिए, क्योंकि इसमें जनरल एंट्री पास करनी है, और आगे इन्होंने नीचे जो जो किया है वो सब पढ़ के आपको लगेगा कि ये सब किया है, क्यों किया है, आरटीपी का क्वेश्चन है, समझाना पड़ता है बच्चों को, एलोबरेट करना पड़ता है, इसी के लिए एग्जाम में आने के चांसेस नहीं रहते। लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं, क्वेश्चन को इन्होंने ओवर लेंदी कर दिया है जिसकी नीड नहीं थी, आंसर को सॉरी। क्वेश्चन तो देखो ना कितना सिंपल है, ठीक है। अच्छा सुनो अभी आगे, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। दिक्कत सिर्फ ये 2 लाइन में है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्यों बोलता है कि मान लो अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स क्या होगा, इफ सब्सटेंसिवली एनेक्टेड टैक्स रेट्स फॉर 22 23 एंड 24, मतलब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, सॉरी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, वो है 40%, 35%, 38%। मतलब क्वेश्चन दो हिस्सों में, पहले वाले में क्या बोला था वो उसने कि टैक्स रेट सेम रहेगा, और दूसरे वाले में क्या बोला कि टैक्स रेट अलग अलग होगा, समझा। बस यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपको अपनी नोट्स में अगर मेरे को टाइम नहीं मिला
आपको अपनी नोट्स में एक हैक जरूर लिखना है आज की आज कि क्या क्या टैक्सेशन वाला, हाँ रिवर्सल ऑफ डीटीएल वाला, ठीक है, कि हाउ टू, उसकी हेडिंग क्या रहेगी, हाउ टू आइडेंटिफाई, सब लोग सुनो, हाउ टू आइडेंटिफाई रिवर्सल ऑफ डीटीएल whenever there is whenever the accounting depreciation is higher than the taxation depreciation, you have to understand that that is reversal of DTL। ये एक हैक लिखना। दूसरा हैक मैं अभी बोल रहा हूँ, देखो एक बात सुनो, आप लोग DTA और DTL जो बना रहे हो और बैलेंस शीट में उनको खड़ा कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, कि फ्यूचर में जाके ये टैक्स मेरा सेव करेगा या टैक्स बढ़ाने वाला है, करेक्ट है। DTA और DTL को हर बार मतलब होता है प्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन रेट से, इसे क्वेश्चन में आज तक प्रैक्टिकली कभी नहीं हुआ है कि ऐसा बोला है कि करंट टैक्स 40% है कि, और इट हैज बीन a rule has been passed, a rule has been passed from which the effective tax rate from next year will be 30%। रूल पास हो चुका है लेकिन रूल एप्लीकेबल कब से है, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। होता ना, सरकार एक्ट पास कर देती है, सरकार बोलती है अगले साल से लागू होगा। इस साल कितना है अनुश्री, 40%। अगले साल से टैक्स रेट कितना होने वाला है, ये क्वेश्चन में मान लो लिखा है, तो तुम DTA और DTL फ्यूचर के टैक्स रेट से कैलकुलेट करोगे, ना कि करंट टैक्स रेट से। तुमको समझ में आया कि मैंने क्या बोला, ठीक है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जब मैंने कल फाइनली पूरा रिव्यू किया था ना एएस का नोट्स, मतलब इसका आपका स्टडी मैट का पूरा वर्डिंग, उसमें ये पॉइंट है, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा इन्होंने आज तक एक भी क्वेश्चन क्रिएट नहीं किया है। लेकिन अगर ये लोग आगे कर देते हैं तो लोगों के लिए नया क्वेश्चन रहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए नया नहीं रहेगा। तो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं कि अगर एक क्वेश्चन के अंदर सिंगल टैक्स रेट नहीं दिया है, एक दिया है करंट ईयर का टैक्स रेट और एक दिया है आने वाले साल में लगने वाला टैक्स रेट, तो डिफॉल्ट टैक्स एसेट और लायबिलिटी उस नए टैक्स रेट से कैलकुलेट करना। क्यों, क्योंकि वो अगले साल में काम आएंगे ना। आपने DTA DTL क्यों बनाया, फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, राइट, चाहे वो अगले साल काम आए, चाहे उसके अगले, चाहे उसके कभी भी काम आए। क्या वो करंट टैक्स करंट ईयर में काम आ रहे क्या, तो उसको करंट ईयर के टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करोगे क्या। लेकिन ये कब, जब दो अलग अलग टैक्स रेट दिए हैं। समझा क्या, सबको समझा क्या यहाँ पे, पक्का ना, ये लिख लेना, मैं आपको फोटो खिंचा दूंगा उसका, ठीक है। चलो ये वापस क्वेश्चन में आ जाऊं मैं। सबसे पहले मेरी इच्छा है कि अपन इतना सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं समझा दूं क्या आपको, क्योंकि इतना अपन कर चुके हैं ऑलरेडी। एक बार अपन बोर्ड पे देखते हैं, ठीक है। ये देखो, सबसे पहला, जब मल्टीपल ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस बनाने होते हैं ना, तो ऐसे ऐसे बनाते, कोई भी लिखो मत गौरंग, घर पे जाके लिखना, इसी का लिख मत, घर पे जाके सॉल्व कर देना, ठीक है। जब हम लोग कभी भी मल्टीपल ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो वो कभी भी ऐसे बनते हैं, अलग अलग मत बनाना, ठीक है, ऐसे टेबुलर बनाना। तो पहला पर्टिकुलर हो गया, फिर पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ये अभी बनाया था ना मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में, डन। सबसे पहला क्या है, PBDT, वो 200 200 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, है ना। प्रॉफिट लॉस किसके से बनता है, कंपनी सेक्टर से बनता, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन लेस करूंगा अकाउंटिंग का, कितना कितना 50 50 50, राइट, 150 150 150 आ गया, ठीक है। अब देखो इतना समझते हैं, डेफर्ड टैक्स हमारे पास में है, कैसे है सर, पहले साल में पूरा 150 मिल गया था, 150 की मशीनरी थी ना, पहले साल में पूरा 150 मिल गया, लेकिन अकाउंटिंग में कितना मिला, 50 ही मिला, क्योंकि अकाउंटिंग में 3 साल का एसएलएम था, 50 50 50, तो 150 में तो 50 गए, कितने बचे, 100 100 बचे। ये देख रहे फॉर्मूला, 100 का 40% कितना आ गया, ये तुम्हारा आ गया डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। क्योंकि टैक्सेशन का डेप्रिसिएशन ज्यादा है ईयर 1 में, टैक्सेशन का
टैक्सेशन का डेप्रिसिएशन ज्यादा मतलब प्रॉफिट कम, मतलब टैक्स कम, आज का टैक्स कम मतलब फ्यूचर का टैक्स ज्यादा, मतलब डीटीएल। ये आ गया डीटीएल। यहां तक कोई डाउट है क्या? है ना। अभी करंट टैक्स, करंट टैक्स की इन्होंने अलग से वर्किंग बनाई नहीं, क्योंकि छोटी सी वर्किंग है। आपका 200 का प्रॉफिट था सृष्टि, और पहले साल में पूरा की पूरा 150 मिल रहा है, तो ये 150 गया 50, उसका 40, कितना हो गया 20। ये फर्स्ट ईयर का करंट टैक्स। यहां तक किसी को डाउट है क्या? फर्स्ट ईयर के करंट टैक्स में किसी को डाउट है? अदिति समझा? डाउट लग रहा है मेरे को, नहीं समझा मैडम? तो ये सर ये क्या लिखा है, ये भूल जाओ, ये ईयर 2 का है। अभी मैं सिर्फ ईयर 1 करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ईयर 1 में 200 का था आपका पीबीडीटी, उसमें से मैं टैक्सेशन का लेस करूंगा, क्योंकि करंट टैक्स तो टैक्स का होता है, और टैक्सेशन में पूरा 150 का डेप्रिसिएशन पहले साल में अलाउ है, तो मैंने लेस कर दिया। तो मेरा नेट कितना बचा टैक्सेशन प्रॉफिट? 50, उसका 40% टैक्स है। सर आपने तो नीचे अलग अलग टैक्स, अरे वो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है ना कि अज्यूम तीनों साल के लिए सेम है, ठीक है। तो ये 20, ये डेफर टैक्स भी तुमको समझ में आ गया। तो तुम्हारा अच्छा डेफर टैक्स लायबिलिटी मतलब मेरा खर्चा बढ़ाने वाली है, दुश्मन है मेरी, 60 हो गया ये एक्सपेंस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया आपका 60, कैसे 60 में से 150 में से 60 गया मतलब 90 बचा, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। दैट्स इट, अपने को इतना ही करना है बस, समझा कि ईयर 1। अब ईयर 2 में आते हैं, ये सेम कहानी है, कोई टेंशन ही नहीं है। डेफर टैक्स हमारे पास में रिवर्सल है 20-20 का। अब ये मैं इस पर टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, ये मैंने पिछले समय में भी रिवर्सल बना के दिखाया था आपको, ठीक है। ये तुमने घर में बनाना पड़ेगा, इसकी अलग से वर्किंग बनाना नॉन स्ट्रीम, ठीक है, और फिर ये टेबल बनाना, ये तो गलती हो सकती है। 20-20 यहाँ पे लेस हो गया, है ना। और रिवर्सल ऑफ डिटेल, अगर डिटेल को तो पॉजिटिव लिख रहा है तो रिवर्सल ऑफ डिटेल को नेगेटिव लिखेगा ना, ये आ गया। बात आती है करंट टैक्स की। करंट टैक्स सिंपल है, 200 का 40%, क्योंकि अब थोड़ी को डेप्रिसिएशन मिलेगा, पूरा डेप्रिसिएशन तूने पहले साल में ले ली 150 का, 80-80, ये आ गया तेरा पैट 90-90। क्लियर है क्या? तुम्हारा आधे मार्क्स तो यही पे आ गए, ठीक है। ये उन्होंने अपने मन से बनाया टाइम पास ही, ठीक है, इसको एक बार इग्नोर करो। ये तुम्हारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। पूछा क्या था? कहा पूछा, कुछ पूछा कहा? हाँ डीटी और जनरल एंट्री, जनरल एंट्री पूछी है तो जनरल एंट्री पास करते हैं, ठीक है। अभी तुम डायरेक्टली आ जाओ जनरल एंट्री, इसके लिए जगह छोड़ दो, पूरा की पूरा एक पेज छोड़ दो। तुम मेरी बात सुनो, पहले तुम बनाओगे रिवर्सल, रिवर्सल की वर्किंग, दूसरा तुम बनाओगे मल्टीपल ईयर्स का पीएनएल, बिना देखे बनाओगे। पहला एक पेज पूरा छोड़ दे साई साहब उस क्वेश्चन के लिए, और नेक्स्ट पेज पे आ जाओ और लिखो जनरल एंट्री। अच्छा फाउंडेशन में सीखा है ना अपन ने, ईयरली जनरल एंट्री पास करते हैं, तो पहले लिखो ईयर 2022। डेफर टैक्स लाइबिलिटी है, डेफर टैक्स लाइबिलिटी की एंट्री क्या होती है? डे 1 ऑफ AS 22 DTL टू PNL, डेफर टैक्स लाइबिलिटी टू PNL, लिखो यहाँ PNL टू डेफर टैक्स, सॉरी लिखो PNL टू डेफर टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट। अब है ना तुम क्या करो, डेफर टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट के सामने लिखो ब्रैकेट में बैलेंस शीट BS। आपको पता है ना PNL में अगर जाएगा तो टू डेफर टैक्स बोल के जाएगा, फाउंडेशन, है ना, ठीक है। यहां पे तुमने BS लिखा क्या? याशवी ये टी रहता ना अपना, तो यहाँ पे अपन जो लिखते हैं वो ये कॉन्टा का नाम लिखते हैं ना, PNL अकाउंट में PNL का नाम लिखते क्या? ठीक है, क्लियर है? हाँ ओके। ये एंट्री सबने पास कर दी क्या? सबकी हो गई क्या ये एंट्री? ये मेरी पहली एंट्री है, मैं पहले कभी भी डेफर टैक्स का एंट्री पास कर देता, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ डाउट ना हो फिर। तो PNL टू DTL, अच्छा करंट टैक्स तो बहुत सिंपल है, ठीक है, PNL टू करंट टैक्स। अब आप देख रहे हो करंट टैक्स से कभी भी PNL डेबिट होना चाहिए, क्योंकि करंट टैक्स खर्चा होता है, देखो PNL डेबिट हुआ है। डेफर टैक्स लाइबिलिटी से कभी भी PNL डेबिट होना चाहिए, क्योंकि डेफर टैक्स लाइबिलिटी मेरी दुश्मन है, खर्चे को बढ़ाती है, देखो PNL डेबिट हुआ। और ये करंट टैक्स के सामने भी सृष्टि बैलेंस शीट लिख दो, क्यों मालूम? ये एक्चुअली टू करंट टैक्स प्रोविजन है, और पेमेंट कैसे होगा? बाय करंट टैक्स प्रोविजन टू बैंक।
समझा? एंट्री का फ्लो समझा? ये दो एंट्री सबने लिख ली तो बताओ। सबकी हो गई क्या? दो एंट्री होगी क्या? चलो अब नेक्स्ट ईयर में आ जाओ। आज पहला क्लास ऐसा लग रहा मेरे को कि मेरे को टाइम का मालूम नहीं पड़ रहा। आज फिर मैं हार गया, फिर S22 नहीं हुआ, कल फिर टाइम डालना पड़ेगा। लिखो ना ये 2023 का मेरे को एंट्री पास करो। अब तो आती है ना तुमको। अरे यार कोई भी चीज की निहाल रिवर्सल की एंट्री क्या रहती? जो नॉर्मल एंट्री पास करे उसकी उल्टी, वो उल्टी पास करो। और करंट टेस्ट की एंट्री तो सेम ही रहेगी ना। वो जरूरी था बारिश होना? 7 8 दिन से बारिश ही नहीं हुई। बहुत प्रॉब्लम है बोला अपना विदर्भ एरिया में, अकोला में स्पेसिफिकली पानी का। और अपने को हैबिट नहीं है पानी की प्रॉब्लम की। सबसे मेन लातूर में तो हैबिट है उनको। झाला का? थर्ड ईयर, थर्ड ईयर लिखो ना। सेकेंड पार्टी बेकार है इसके, क्या मालूम क्या पूरा। हो गया कि लिख के? अभी सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। सिर्फ आग बंद करके लिखना मत, समझ के लिखना उसको, एंट्रीज को। जो नॉर्मल एंट्री होती है, रिवर्सल की एंट्री क्या होती है उसकी उल्टी। और करंट टैक्स की एंट्री हर बार सेम रहेंगी, वो हर बार खर्चा बढ़ाएगी तो पीएनएल डेबिट करेगी। और टू करंट टैक्स बैलेंस शीट में जाएगा प्रोविजन के नाम पे, और फिर उसका पेमेंट कैसे होगा? उसको प्रोविजन को बाय कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया आगे क्या? अब इसको समझने के लिए आज का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लगेगा। है सिंपल लेकिन समझने के लिए थोड़ा टफ हो सकता है। ठीक है, सुनो। if the rate of tax changes, it would be necessary for the enterprise to adjust amount of deferred tax liability carried forward by applying the tax rate that has been enacted or substantially enacted by the balance sheet date on accumulated timing difference at the end of the accounting year. The amount of deferred tax liability would be computed as follows. ठीक है, अब टैक्स रेट चेंज हो गए थे। टैक्स रेट क्या थे? 40, 38। ठीक है, अब सुनो कैसे करते हैं। द डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कैरी फॉरवर्ड ईच ईयर वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट एज अंडर। ये बैलेंस शीट के फिगर्स है, काय के फिगर्स है? पीएनएल के है क्या? तो वो क्या बोलते हैं, सुनो वो क्या बोलते हैं कि जब जब टैक्स रेट चेंज होता है तो जितना आपके बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी का बैलेंस खड़ा है उनको नए टैक्स रेट से शिफ्ट कर दो, और बैलेंस का जो डिफरेंस है वो पीएनएल में डालो। क्योंकि अब तुमको फ्यूचर में बेनिफिट वो नए टैक्स रेट से ही देने वाले हैं ना, ओल्ड टैक्स रेट से थोड़ी देने वाले हैं। क्योंकि समझो जब वो बने थे तब वो 40% टैक्स रेट के आपसे बने थे, अब मान लो 20 हो गया, तो क्या तेरे को वो 40% तक का बेनिफिट देंगे क्या? तो जो बैलेंस तेरे बैलेंस शीट में खड़ा है डीटीए डीटीएल का, चाहे वो कोई भी साल का क्यों ना हो, उसको तू नए टैक्स रेट से शिफ्ट कर दे, मतलब कम कर दे, है ना। और जो डिफरेंस है वो पीएनएल में एडजस्ट कर दे। ये गणित होता है उसका। ठीक है, ये इन्होंने इंटर में कैसे पूछा मेरे को मालूम नहीं, ये एक्चुअली फाइनल का कंसेप्ट है। ठीक है, फाइनल में भी नहीं पूछते वो, फाइनल में भी इसको टफ मानते। ठीक है, अब सुनो। 31 मार्च 2022 बैलेंस 1 लाख का था। 1 लाख कहां से आया? 1 लाख का डिफरेंस था अपना। 1 लाख के डिफरेंस पे 40% मतलब कितना हो गया? 40,000। ये हो गया फर्स्ट ईयर का। यहां तक डाउट है किसी को? एंट्री के बाद में लिखो नहीं, पार्ट 2, और ऐसा लिखो, द डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कैरी फॉरवर्ड ईच ईयर वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट एज अंडर। ये सेंटेंस पूरा लिखो।
ठीक है, और सिर्फ ईयर 1 का लिखो। अभी मैं ना इसको समझाने का एक बहुत शानदार तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, आप समझना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनका प्रेजेंटेशन बेकार है। तुमने ये लिख लिया क्या, 40,000 लिख लिया ना, ठीक है। अभी तुमको पता है कि ये 40,000 फ्यूचर में रिवर्स होने वाला है, ठीक है, सिंपल है ना। तो तुम क्या करो, नए रेट से, क्या बोल रहा मैं, नए रेट से तुम आगे के साल पहले कैलकुलेट कर लो कि बैलेंस शीट में कितना आने वाला है, कि बैलेंस शीट में कितना आने वाला है, ठीक है। आ जाओ, 31 मार्च 23 लिखो नीचे। सेकेंड ईयर का टाइमिंग डिफरेंस कितना था, 50,000 था टाइमिंग डिफरेंस, और सेकेंड ईयर का रेट कितना है, मतलब यही एक्चुअली आपके बैलेंस शीट में आना चाहिए, बराबर है। करो बोलो, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 35% लिख दो। ये हम लिख रहे नए टैक्स रेट के हिसाब से क्या आना चाहिए, लिख दो। लिख दिया। उसके बाद में 31 मार्च 24 लिखो, उसमें लिख दो 0, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। टाइमिंग डिफरेंस 0 है ना, मतलब 31 तीसरे साल के बैलेंस शीट खत्म होते तक कुछ बचेगा क्या, मतलब बैलेंस शीट में कुछ दिखेगा क्या। आपके हेडिंग देखो क्या लिखा आपने, बैलेंस शीट लिखा ना, तो मैं बैलेंस शीट के एंगल से बात कर रहा हूँ ना, इसके लिए मैं 0 लिखूंगा, क्योंकि तीसरे साल में जो रहेगा वो तीसरे साल में कंज्यूम हो जाएगा और 0 बचेगा। समझा क्या। अब क्या करना है, पीएनएल का सिंपल है, 40,000 रुपए तो पीएनएल में जाने वाला है पहले साल में, ठीक है। दूसरे साल में क्या होगा, 40,000 में से 17,500 बचा बैलेंस शीट में, कितना बचा, मतलब 22,500 पीएनएल में रिवर्स हो गई, तभी तो बचेगा ना 17,500। देखो बस 22,500। अब दूसरे साल के एंड में कितना बैलेंस बचा था, 17,500, ये पूरा पीएनएल में चल जाएगा थर्ड साल में, तो बचेगा कितना, 0। तो देखो उन्होंने ऐसे, समझा, समझ में आई बात, ठीक है। लिख दो, लिखो अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली अमाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड इन पीएनएल विल बी, पर्टिकुलर्स के साइड में तीनों साल लिख दो, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24। अरे वर्टिकल लिखना था रे, वर्टिकल लिखो। देखो मैं भी लिखता हूँ बस आपके लिए, मेरा कॉपी करो यहाँ पे, देखो ठीक है। 2020 पहला साल क्या है, 2, 23, 24 करेक्ट है। पहले साल में पूरा 40,000 लिखूंगा, ब्रैकेट में लिखूंगा बीइंग डेफर्ड टैक्स क्रिएटेड, क्रिएशन की एंट्री ये रहती ना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स ब्रैकेट में बैलेंस शीट, तो 40,000 बैलेंस शीट में चला गया ऊपर और 40,000 पीएनएल में डेबिट हो गया, डीटीएल था ना वो, डेबिट हो गया। अब होगा रिवर्सल, ठीक है। अभी अगले साल में मेरा कितना बचा, साढ़े, राइट, इसे ब्रैकेट में लिखूंगा 40 में से मेरा बचा कितना बैलेंस शीट में, 17.5, 22.5 बचा, राइट। तो 22.5 मेरा पीएनएल में इस साल रिवर्स हो गया, करेक्ट है। रिवर्स होने के बाद में मेरा बैलेंस शीट में कितना बचा, 1750। तीसरे साल में मेरा पूरा 17,500 रिवर्स हो गया, 17,500 माइनस 17,500, और अब मेरा इसी के लिए बैलेंस शीट में थर्ड ईयर में बचा 0, ठीक है। इस क्वेश्चन को कम से कम आपको 2 से 3 बार पढ़ना होगा, और जो उसके ऊपर वाला क्वेश्चन है उसको भी 2 बार पढ़ना होगा, आपको ग्रिप बैठ जाएगी। और हम बार बार हर दूसरे दिन में एक बात बोलते हैं, एक बाउल में अगर 5 एप्पल है, एक एप्पल खराब है तो उसको निकाल के बाहर रख दो, नहीं तो वो पूरे सारे एप्पल्स को खराब कर देगा। तो अगर आपको कोई चीज समझो इसमें अटपटी लग रही है तो आप उसको देखने का काम नहीं है, नहीं तो आपका पूरा डिटेल कंसेप्ट ही वेस्ट हो जाएगा। और जबकि आपको पता है कहीं ना कहीं कि इसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 0.1% है। यस, समझ लो, समझ के इसको बाजू में हटा दो, ज्यादा दिमाग इस पे लगाओ मत। कौन से क्वेश्चन पे, सिर्फ ये क्वेश्चन पे सेकंड पार्ट पे,
इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट पे नहीं बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट पार्ट एग्जामिनेबल है, वो इजी भी है, सेकंड पार्ट और वेंचर कैपिटल वाला तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ना। अभी पहले तुम हैक लिखो, अब वो टैक्स हार्वेस्टिंग कल देखेंगे। हैक लिखो, लिखो पहले हैक लिखो जरा। लिखो ना वो रिवर्सल वाला डेप्रिसिएशन का हैक लिखो पहले। इफ स्टार मार्क करके लिखो, इफ in any question depreciation as per income tax is less than depreciation as per accounting books, then it is a clear cut indication of reversal of DTL। दूसरा स्टार मार्क लिखो, for recording DTA you need, for recording DTA you need virtual certainty of profits, virtual certainty of profits। But for recording DTL there is no such requirement। थर्ड लिखो, थर्ड लिखो, in if in any question, if in any question a prospective tax rate is given, if in any question a prospective tax rate is given which will be applicable for the next year, which will be applicable for the next year as per the, as per the recent, as per the recent statutory changes, as per the recent statutory changes, as per recent statutory changes, then for calculation of DTA and DTL, for calculation of DTA and DTL, that rate should be used instead of current tax rate, that rate should be used instead of current tax rate। हो गया, ठीक है। अब हम लोग टैक्स हार्वेस्टिंग कल कर लेंगे, 15 मिनट उसको लगेंगे। कल हम लोग चालू करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट एएस है 24 एंड 25। ठीक है, अपन ने कल एएस की टेस्ट कब लिखी थी याशवी? ट्यूसडे। नेक्स्ट ट्यूसडे को एएस 7, 12, 22 का टेस्ट रहेगा, आने वाले मंगलवार को। ठीक है, तो वो हिसाब से अपनी प्लानिंग रखना। ठीक है, थैंक यू।